नाज़रीन, इस वक्त आप जो अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर खूबसूरत शहर का नज़ारा कर रहे हैं, दुनिया कहती है इसको सिंगापुर। कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो इनकलाब आता है। बात है 1964 की। दुनिया में ऐसा मुल्क जो फसादात की नजर हो रहा था, जिसके सियासी मुस्तकबिल का कुछ अता पता ना था, ठीक 1 साल बाद वो दुनिया के नक्शे पर आज़ाद हैसियत से नमूदार हुआ और देखते ही देखते छा गया। जियो टीवी की आज की स्टोरी में खुशामदीद। आइए आज आपको हैरान करते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं, घर बैठे सैर करवाते हैं सिंगापुर की। नाज़रीन, साल 1965, जगह है सिंगापुर, जिसको अभी ही मलेशिया से आज़ादी मिली है। लोग भूख, बेरोजगारी और बेघर होने से परेशान हैं। अफीम की लत का शिकार हैं। चोरी चकारी अरूज पर है। खाने को रोटी और रहने को जगह नहीं है। रोजगार सिफर है। किरण कोई भी दिखती नहीं। लेकिन 58 साल के बाद आज वही सिंगापुर करप्शन में सबसे नीचे, सेफ्टी में 5वें नंबर पर, एशिया की चौथी बड़ी मईशत और बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे महफूज जगह है। बस यही वजह है कि जियो टीवी की आज की स्टोरी सिंगापुर है। आपके ज़हन में ये सवाल तो लाजमी होगा कि आखिर 50-60 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सिंगापुर पूरी दुनिया में अपना मुकाम बना गया। नाज़रीन, आपके इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में है। सिंगापुर की स्टोरी नामुकम्मल होगी अगर यहाँ एक ऐसे शख्स की स्टोरी ना बयान की जाए जिसने सिंगापुर को एक नई जिंदगी दी और इसके अरूज को दवाम बख्शा। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है, लेकिन आज ये इकोनॉमिक फ्रीडम की रैंकिंग में टॉप पर माना जाता है, जो कि इसको रहने और जॉब करने के लिए बेस्ट बनाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये सब कैसे हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1900 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ ईस्ट एशिया को अपनी तिजारत के लिए अमाजगा बना लिया था और देखते ही देखते ये रूट सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रूट बन गया। अब चूंकि इस रूट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रेवेन्यू का आधा हिस्सा जनरेट करने लगी थी, इसीलिए इस रीजन को सेफ बनाना जरूरी था। बस इसीलिए इस रास्ते में स्टैमफोर्ड रैफल्स ने एक सी पोर्ट बनाया और आज यही सी पोर्ट सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। इस पोर्ट को टैक्स फ्री रखा गया और बस इसके बाद से ये पोर्ट दुनिया भर के ताजरों की नजर में आ गया। लेकिन यहाँ के लोगों में कानून को मानने वाली कोई चीज नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने मलाया पर हमला कर दिया। अब इस नाम को सुनकर सर खुजाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नाज़रीन, तब मलेशिया और सिंगापुर एक ही होते थे, जिसे मलाया के नाम से जाना जाता था। हमले के बाद यह मुल्क पूरी तरह तहस नहस हो गया था और ताजर जिन्होंने पहले खूब पैसे कमाए थे वो भी जंग के दिनों में मुंह फेर गए। इस हरकत की वजह से लोगों के दिलों में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी। अब कहानी शुरू होती है दूसरे रुख के साथ, जब इस जहर आलूद माहौल में एक दबंग और बेबाक लीडर की एंट्री हुई। ये थे ली क्वान यू। लोगों को भी पता चल गया था कि यही इंसान अब उनके देश के लिए उम्मीद की किरण है। ली ने पार्टी बनाई जिसका नाम पीपल्स एक्शन पार्टी रखा गया था। दोस्तों, बात है साल 1950 की। ली मलाया के वजीर आजम के तौर पर चुने गए, लेकिन उनके वजीर आजम बनने के बाद ही सियासी व मजहबी फसादात की वजह से 1965 में मलेशिया और सिंगापुर अलहदा हो गए। इस अलहदगी के साथ ही सिंगापुर की मईशत की कश्ती 80% तक डूब चुकी थी। लोग तशद्दुद पसंद और जुराइम जैसी बीमारियों का शिकार थे। इन हालात को भांपते हुए ली ने ठान ली कि अब वो लोगों को इन हालात से निकाल कर ही रहेंगे। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ली ने सख्त तरीन पॉलिसियां बनाई। ड्रग्स बेचने वाले और खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया गया। चोरी करने वालों के लिए सजाएं लागू की गईं। नाज़रीन, इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी बैन कर दिया गया। गो कि ये एक मुश्किल फैसला था। मुल्क के मफादात को सामने रखकर नए नए कवानीन बनाए गए और उन पर अमल दरामद करवाने के लिए सजाएं भी रखी गई। यहाँ तक के चिंगम को भी बैन कर दिया गया था। इन पॉलिसियों के कुछ ही सालों बाद मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। मईशत और सियासी अदम इस्तेहकाम भी खुदा हाफिज हुआ। अब मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त हाउसिंग सिस्टम की थी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1965 में सिर्फ 5 से 7% ही लोगों के पास अपना घर हुआ करता था। ली ने लोगों से कम कीमत पर जमीन लेकर वहां सस्ती कीमत वाले घरों को तामीर किया ताकि आम आवाम इन घरों को बिना किसी परेशानी के खरीद सके। इसके अलावा लोगों की सैलरी का 25% गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाने लगा और इस 25% सेविंग पे गवर्नमेंट की तरफ से 25% डोनेशन मिलने लगी, जिससे लोगों के लिए घर खरीदना बिल्कुल आसान हो गया। अब बेरोजगारी के खात्मे की बारी आई तो ली ने पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए आमादा किया और पहले 10 साल कंपनियों को टैक्स फ्री किया गया। अब इस पॉलिसी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां सिंगापुर आने लगी और बेरोजगारी की जो शरह सिफर थी वो अब बढ़ने लगी
और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम रह गई। अब ऐसे माहौल में जहाँ पैसा बढ़ता है या काम बढ़ता है तो वहाँ करप्शन भी बढ़ती है। ली को बखूबी अंदाजा था इस बात का, इसलिए उसने गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें काफी हद तक बढ़ा दी। अब दोस्तों हम नतीजा निकाल सकते हैं कि इन पॉलिसीज का रिजल्ट काफी मस्बत निकल कर आया और आज सिंगापुर दुनिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में चौथे नंबर पर है। कहते हैं कि बच्चे कौम का असासा होते हैं, कौम का सरमाया होते हैं, कौम का मुस्तकबिल भी। इसीलिए ली ने मुल्क में बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस का संगे बुनियाद रखा और इस तरह वक्त के साथ साथ सिंगापुर बुलंदियों को छूता गया। ली ने जिस तरह सिंगापुर को दलदल से निकाला और कामयाब तरीन बनाया वो वाकई काबिल सताइश है। उम्मीद करते हैं कि जियो टीवी के नाजरीन को आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और खूबसूरत लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट हम इसी तरह दिलचस्प वीडियोस के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।